हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज हम फिर से उसी टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं जो पहले 2 वीडियोस में हमने किया है, दैट इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या जम्बल्ड सेंटेंसेस। उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आज हम 3 एक्सरसाइज करेंगे और इसका लेवल इजी से टफ़ की तरफ बढ़ेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रूल्स हम या ट्रिक्स पहली वीडियो में कर चुके हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, दिस पैसेज कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस। इस पैराग्राफ में 6 सेंटेंसेस हैं। द फर्स्ट एंड द 6 सेंटेंसेस आर गिवन इन द बिगनिंग। तो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट सेंटेंस भी दिया है, सिक्स्थ भी दिया है। द मिडल 4 सेंटेंसेस हैव बीन जम्बल्ड अप। जम्बल्ड अप जो ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे रखे गए हैं। तो फर्स्ट और लास्ट आपको दिया है, बीच के जो 4 हैं उनको जम्बल्ड अप पोजीशन में रखा गया है। दीज आर लेबल्ड P, Q, R एंड S। और जो 4 बीच के सेंटेंसेस हैं उनको लेबल किया गया है P, Q, R और S। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉपर ऑर्डर फॉर द 4 सेंटेंसेस। तो ये जो बीच वाले 4 सेंटेंसेस हैं इनका क्या प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए वो आपने ढूंढना है। तो दैट इज़ योर क्वेश्चन। तो जैसे मैंने कहा सिंपल से टफ़ की तरफ जाएंगे तो ये पहला क्वेश्चन सिंपल होगा। इसमें फर्स्ट लाइन भी दी है, लास्ट भी दी है, बीच की 4 भी कंपैरेटिवली सिंपल हैं। तो सबसे पहले रीडिंग देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द हार्ट इज़ द पंप ऑफ लाइफ। दिल जीवन का पंप है। और लास्ट सेंटेंस होगा, all this was made possible by the invention of heart lung machine। ये सब संभव हुआ हार्ट लंग मशीन की खोज के द्वारा। इसके बीच में 4 सेंटेंसेस हैं। They have even succeeded in heart transplants। वो हार्ट के ट्रांसप्लांट में भी सफल हुए हैं। Nowadays surgeons are able to stop a patient's heart and carry out complicated operations। Nowadays आजकल सर्जन जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स हैं वो एक पेशेंट के हार्ट को स्टॉप करके कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। A few years ago it was impossible to operate on a patient whose heart was not working properly। कुछ साल पहले तक ऐसे पेशेंट को ऑपरेट करना असंभव था जिसका दिल सही तौर पे काम नहीं कर रहा था। If the heart stops, we die in about 5 minutes। अगर हार्ट बंद हो जाता है तो 5 मिनट के अंदर अंदर हम मर जाते हैं। अब यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए। सबसे पहला है, द हार्ट इज़ द पंप ऑफ लाइफ। हार्ट पंप की तरह है। उसके बाद नेक्स्ट है दे। अब दे किसके लिए है, हार्ट के लिए तो नहीं है, तो ये सेकंड सेंटेंस नहीं हो सकता। Nowadays surgeons are able to stop a patient's heart। आजकल ऐसे होता है। A few years ago कुछ साल पहले ऐसे होता था। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था कि अगर ऐसा होता है तो हम पास्ट से शुरू करते हैं, फिर प्रेजेंट में आते हैं और फिर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस क्योंकि पास्ट का है ये पहले आना चाहिए और ये प्रेजेंट का है ये बाद में आना चाहिए। दोनों ही आपने देखा होगा कि ऑपरेशन के बारे में है कि जब हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता या हार्ट स्टॉप हो जाता है तो ऑपरेशन कैसे होते हैं। पहले कहा कैसे होता था, इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू ऑपरेट, और अब क्या होता है, दे आर एबल टू स्टॉप अ पेशेंट्स हार्ट एंड कैरी आउट ऑपरेशन। तो दोनों चीज़ें पेयर अप हो रही हैं। एक ही पॉइंट है कि अगर हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ऑपरेशन होता है या नहीं होता है। तो ये पेयरिंग है। पेयरिंग में पहले हमारा ये आएगा क्योंकि ये पास्ट है, फिर आएगा क्यू। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि फर्स्ट के बाद सेकंड सेंटेंस कौन सा होना चाहिए। अब हमारे पास बचे हैं दे और इफ़। दे हैव इवन सक्सीडेड, तो दे किसके लिए है, दे है डॉक्टर्स के लिए।
सर्जन्स के लिए। तो यहाँ पर सर्जन्स है, तो इसके बाद आएगा हमारा P। अब बचा हमारा S। इफ़ द हार्ट स्टॉप्स, तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट के साथ कि हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पंप ऑफ लाइफ है। अगर हार्ट बंद हो जाता है, वी डाई इन अबाउट 5 मिनट्स। ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं हार्ट के बारे में। उसके बाद आएगा कुछ साल पहले क्या होता था, अब क्या होता है, और लास्ट में दे सर्जन्स के लिए है। यहाँ भी सर्जन्स हैं, यहाँ भी सर्जन्स हैं। तो ये लास्ट में आ रहा है दे हैव इवन। इवन मीन कि वो ये भी कर सकते हैं। पहले क्या था, वो नहीं कर सकते थे। फिर है कि वो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर सकते हैं, और उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, दे हैव इवन सक्सीडेड इन हार्ट ट्रांसप्लांट्स। तो यहाँ पर इवन वर्ड आपको बता रहा है कि ये आपका इसके बाद में आएगा। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया है, उसके बाद आएगा एस, यहाँ लिख लेते हैं, फिर आएगा एस, एस के बाद क्या आएगा, अ फ्यू ईयर्स एगो आर, उसके बाद आएगा नाउअडेज क्यू, और फिर आएगा पी, दे हैव इवन सक्सीडेड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा SRQP। तो पहला है SRQP। सो एग्ज़ाम में आपका टिक होगा 1 के ऊपर। दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें हमने क्या किया, पहला सेंटेंस दिया था, उसके साथ मिलता जुलता क्या था, हार्ट पंप ऑफ लाइफ है। अगर हार्ट काम करना बंद कर देता है, हम मर जाते हैं। और फिर उसके बाद पेयरिंग हमने की कि हार्ट अगर स्टॉप होता है तो ऑपरेशंस पर क्या असर होता है। उसमें मैंने आपको बताया कि पास्ट वाला हम पहले लेते हैं, प्रेजेंट वाला बाद में लेते हैं। तो पहले हमने पास्ट वाला लिया, अ फ्यू ईयर्स अगो इट वाज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट ऑन अ पेशेंट। और फिर आज का लिया, नाउअडेज सर्जन्स आर एबल टू स्टॉप अ पेशेंट्स हार्ट एंड कैरी आउट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस। और उसके बाद इवन ने हमें बताया कि ये एक और भी उपलब्धि है, वो इनके बाद में आएगी। ये लास्ट में आ गया कि वो अब हार्ट ट्रांसप्लांट करने में भी सफल हो गए हैं। सो दिस इज़ द राइट आंसर, SRQP। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमारे जो क्वेश्चंस थे उसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया था, 6 सेंटेंसेस थे। अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं वो एक ही वैरायटी के हैं। उसमें आपको ना फर्स्ट सेंटेंस दिया है ना लास्ट दिया है, केवल 4 सेंटेंसेस दिए हैं, और उनको कहा गया है ABCD, और उनको आपने करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस 4 sentences are given which are denoted by A, B, C and D। अभी जो आने वाले 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों में क्या होगा, 4 सेंटेंसेस हैं, उनको ABCD के नाम से लिखा गया है। By using all the 4 sentences, you have to frame a meaningful paragraph। इन चारों सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस इज़ योर आंसर। और आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस। केवल वर्डिंग डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है। इसमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपके पास नहीं है, आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए, सो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन सेंटेंसेस केवल 4 हैं। चूज़ फ्रॉम द 5 अल्टरनेटिव्स। 5 ऑप्शन आंसर के रूप में आपके सामने रखी गई हैं। द वन हैविंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, उनमें से एक चुनो जो करेक्ट ऑर्डर है, एंड मार्क इट एज योर आंसर, और उसे अपना आंसर के रूप में मार्क करो। मैंने पहले कहा था कि हम सिंपल से टफ़ की तरफ जाएंगे। इसमें टफ़ पॉइंट क्या है कि ना फर्स्ट सेंटेंस है ना लास्ट है, और दूसरा टफ़ पॉइंट ये है कि इसके सेंटेंसेस कंपैरेटिवली बड़े हैं, लेकिन हैं 4 ही। तो आइए देखते हैं।
रिकवरी वॉज गिवन इनएडिक्वेट अटेंशन, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, जो सफिशेंट नहीं था। एंड कंसिक्वेंटली एज अ रिजल्ट सम बैंक ब्रांचेस रेगुलरली इंकर्ड हैवी लॉसेस। रिकवरी मतलब जिसको लोन दिया है उसे वापस लेना, उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया गया और रिज़ल्ट ये हुआ कि कुछ बैंक ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए एंड देयर पेरेंट बॉडीज़ हैड टू बेल देम आउट। पेरेंट बॉडीज़ जैसे बैंक्स की बात हो रही है, उनके लोन देने की बात हो रही है, तो ये उनकी पेरेंट बॉडी जैसे आरबीआई कह लो, उसे उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालना पड़ा। एज अ रिज़ल्ट बैंक्स इंडल्ज्ड इन हैवी लेंडिंग टू बोरोवर्स, बोरोवर जो उधार लेने वाले। एज अ रिज़ल्ट इसके फलस्वरूप बैंकों ने बहुत ज़्यादा लेंडिंग की, लेंड मीन उधार देना, बोरोवर उधार लेने वाले। तो इसके फलस्वरूप बैंकों ने बहुत ज़्यादा लेंडिंग की ऐसे बोरोवर्स को सॉरी who had little or no potential to make repayment, पोटेंशियल कैपेसिटी, जिनमें बहुत कम कैपेसिटी थी या बिल्कुल नहीं थी कि जो लोन उनको दिया गया है उसे वो वापस कर पाएँ। नेक्स्ट है टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन बाय द मास्टर्स ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म राष्ट्रीयवाद, जो राष्ट्रीयवाद की बात करते थे, उनके सामाजिक जो पर्पस थे, उद्देश्य थे, उनको पूरा करने के लिए बैंक्स वर आस्क्ड टू लेंड टू आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी सेक्टर। आइडेंटिफाइड जिनकी पहचान की गई हो। प्रायोरिटी सेक्टर ऐसा एरिया जिसको आपने प्रायोरिटी देनी है, प्रेफरेंस देनी है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव जो कि नेशनलिज्म के मास्टर्स द्वारा रखे गए थे, उसे पूरा करने के लिए बैंकों को कहा गया कि वो प्रायोरिटी सेक्टर वाले लोगों को लोन दें। नेक्स्ट है 1992-93 रिजल्ट्स शोड दैट द लॉस मेकिंग ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,000 to 13,000। तो 1992-3 की रिपोर्ट बताती है कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक जिनमें लॉस हो रहा था उनका नंबर बढ़ गया, 10,000 से 13,000 हो गया। एंड द क्वांटम ऑफ लॉसेस, और कितना मात्रा में लॉस हुआ, शोड एट ₹3,369 करोड़, और इतना बड़ा अमाउंट का लॉस हुआ। अब इसमें हमने देखना है कि पहला सेंटेंस क्या होगा। सबसे पहले वो देखते हैं। 4 सेंटेंसेस हैं। अब इसमें हमें ये मालूम है कि फर्स्ट सेंटेंस उसमें कोई भी डिपेंडेंट वर्ड नहीं होता, तो एज अ रिज़ल्ट ये आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पहले कुछ हुआ है, उसके फलस्वरूप ये हुआ। सो दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। रिकवरी को पर्याप्त अटेंशन नहीं दिया गया, तो रिकवरी तब होगी जब पहले लोन दिया गया होगा। तो पहले हम लोन की बात करेंगे, फिर रिकवरी की बात करेंगे, तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बैंक्स आर आस्क्ड टू लेंड टू, उन्हें उधार देने के लिए कहा गया। और ये रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि बैंक जिनको लॉस हो रहा था उनका नंबर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉसेस हो गए। अब इन जब चारों को आप दिमाग में रखेंगे तो सबसे पहले उन्हें कहा गया कि वो लेंड करें, फिर उन्होंने लेंड किया, और लेंड करने के साथ साथ उन्होंने रिकवरी पर ध्यान नहीं रखा। इसलिए क्या हुआ कि रिपोर्ट में ये सामने आया कि बहुत सारे लॉसेस हो गए, बैंक का नंबर बढ़ गया। तो फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए सी। इसमें आपने देखा होगा कि आपका कोई भी डिपेंडेंट वर्ड नहीं है। सबसे पहले है नेशनलिज्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बैंक्स को कहा गया टू लेंड, कि वो उधार दें। सो दिस इज़ योर फर्स्ट सेंटेंस। तो उन्होंने जब उधार दिया या उन्हें जब कहा गया तो उसके फलस्वरूप एज अ रिज़ल्ट
ये दोनों की पेयरिंग समझ आ रही है आपको? यहाँ कहा गया और उसका उन्होंने जब फॉलो किया, उनकी बातों को माना, तब उन्होंने क्या किया, दे इंडल्ज्ड इन हैवी लेंडिंग। और वैसे भी टू लेंड उधार देना, लेंडिंग उधार दिया। तो ये भी आपको पता चल रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में पेयरिंग में हैं। ये हमें मालूम पड़ गया कि सी फर्स्ट है और ये आपके बाद में आएगा बी एज अ रिज़ल्ट ऑफ सी। उसके फलस्वरूप बैंकों ने उधार दिया। और उन्होंने गलती क्या की, ये आएगा नेक्स्ट पॉइंट ए। रिकवरी वॉज गिवन इनएडिक्वेट अटेंशन। उधार तो दिया लेकिन रिकवरी पर प्रॉपर ध्यान नहीं रखा। एंड कंसिक्वेंटली, और रिकवरी पर ध्यान नहीं रखा तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, सम बैंक ब्रांचेस इंकर्ड हैवी लॉसेस, उनको बहुत नुकसान हुआ। और लास्ट में आपका डी आएगा। डी क्या है, इतनी रिपोर्ट की बात की जा रही है तो मैंने एक रूल आपको ये भी बताया था कि पहले हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं, फिर आप उसका डेटा देते हैं। तो जनरल स्टेटमेंट हो गई कि रिकवरी ना होने की वजह से हैवी लॉसेस हुए और पेरेंट बॉडीज़ को बेल आउट करना पड़ा। और फिर आपने उसकी एग्ज़ाम्पल दी कि इस रिपोर्ट का हवाला दिया, इसका डेटा दिया कि इससे हमें मालूम हुआ कि बैंक्स जो लॉस में जा रहे थे उनका नंबर बढ़ गया और कितना ज़्यादा अमाउंट 3369 करोड़ का लॉस आंका गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन रहा है CBAD। CBAD कहाँ है, थर्ड वन। तो थर्ड आपका होगा करेक्ट आंसर, जो आपने अपने आंसर शीट में मार्क करना है। और इसमें 2 पॉइंट हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। एक है कि फर्स्ट सेंटेंस पहले ढूंढा और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ वो बाद में आया। और फिर रिकवरी और रिकवरी का कंसिक्वेंस। और इसमें हमने रूल ये लिया कि जो पहले स्टेटमेंट दी और बाद में उसका डेटा आया। तो CBAD दैट इज़ योर राइट आंसर। आज के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन, ये भी, इसकी भी स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी है। फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमें नहीं दिया है, केवल 4 सेंटेंसेस दिए हैं और उनको ऑर्डर में लगाना है। इसमें देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा। उसके लिए हमें पहले सारा पढ़ना पड़ेगा। सच अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम। तो ये आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि किसी सिस्टम की बात की जा रही है, उसको आगे यहाँ पर लाया गया है। सच अ सिस्टम, इस तरह का सिस्टम। तो उसके पहले कुछ सिस्टम बताया गया होगा। सो दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट आंसर। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। सच अ सिस्टम विल हेल्प आइडेंटिफाई एंड ग्रूम एग्जेक्टिव्स फॉर पोजीशन ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट। स्ट्रेटेजी होता है प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजिस्ट जो प्लान करता है। एग्जेक्टिव ऑफिसर्स। ऐसा सिस्टम हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में, उनको पहचानने में और उनको ग्रूम करने में। ग्रूमिंग, उनको पॉलिश करने में। किन को, एग्जेक्टिव्स को। किसके लिए, फॉर पोजीशन ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट की पोजीशन के लिए कौन से ऑफिसर्स सही हैं और किस तरह से उनकी ग्रूमिंग करनी है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज़ मोर ऑफन देन नॉट डन फॉर द पर्पज़ ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर पास्ट परफॉर्मेंस। इवेल्युएशन परफॉर्मेंस की क्यों की जाती है ज़्यादातर, फॉर द पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए। कौन सा पर्पज़, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, या तो इनाम देने के लिए या सज़ा देने के लिए। फॉर पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पर उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसके लिए हम करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इसमें आपका कोई भी डिपेंडेंट वर्ड नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग इसको भी माइंड में रखते हैं। नेक्स्ट है दे मस्ट बिकम। अब दे क्या है, दे है प्रोनाउन।
तो इसके पहले कुछ आया होगा जिसकी वजह से कोई नाउन होगा जिसके लिए दे वर्ड यूज़ हुआ, तो ये भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। दे मस्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव एवेल्यूएशन सिस्टम। एग्जेक्टिव्स की, ऑफिसर्स की एवेल्यूएशन का जो सिस्टम है उसका ज़रूरी हिस्सा उन्हें बनना चाहिए। तो अभी हमें पता नहीं है कि वो दे कौन है, तो फर्स्ट सेंटेंस ना ए हो सकता है ना सी हो सकता है। और डी देखते हैं, इवन वेयर द एवेल्यूएशन सिस्टम इज़ फॉर वंस प्रमोशन। इवन, तो इवन भी बता रहा है कि आपका ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो 4 में से फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया बी। फर्स्ट सेंटेंस बी। तो बी को एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन वो ज़्यादातर की जाती है या तो रिवार्ड के लिए या पनिशमेंट के लिए। उसके बाद है इवन वेयर द इवैल्यूएशन सिस्टम, बात हो रही है इवैल्यूएशन की, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो दे आ सकता है, इसके बाद में इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस के साथ दे नहीं आ सकता, सच अ सिस्टम के पहले दे नहीं आ सकता, उसके साथ नहीं आ सकता। तो हम इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पर भी इवैल्यूएशन, तो ये 2 पॉइंट आपस में पेयरिंग में हैं, इवन इनको जोड़ रहा है। इवन वेयर द इवैल्यूएशन सिस्टम इज़ फॉर वंस प्रमोशन। पहले तो उसने कहा कि ज़्यादातर इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस की पनिशमेंट या रिवॉर्ड के लिए होती है, लेकिन अगर इवैल्यूएशन किसी की प्रमोशन के लिए भी हो, टू एज्यूम हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इट रेयरली इंक्लूड, इसमें बहुत कम शामिल किया जाता है आइटम्स, ऐसी आइटम्स को दैट आर अ की फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट इफ़ेक्टिवली, जो एक स्ट्रेटेजिस्ट का रोल प्ले करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ऐसी आइटम्स को इवैल्यूएशन में शामिल नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन सी आइटम्स? द स्किल्स फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ चेंज एजेंट, ऐसा आदमी जो चेंज ला पाए, चेंज एजेंट का रोल प्ले कर पाए, उसके लिए जो स्किल चाहिए। एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करना की जो क्षमता है, इन पॉइंट्स पर इवैल्यूएट नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पहले आपका आया बी और फिर आएगा डी, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इवैल्यूएशन की बात वहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। पहला है कि ज़्यादातर रिवॉर्ड या पनिशमेंट के लिए होती है, और नेक्स्ट है इवन उसके साथ उसको जोड़ रहा है, और उसमें ये आ रहा है कि अगर इवैल्यूएशन किसी की प्रमोशन के लिए भी हो रही हो, तब भी ऐसी आइटम्स को ध्यान में नहीं रखा जाता जो उसे स्ट्रेटेजिस्ट बना सकती हैं, उसमें वो क्षमता है या नहीं है। फिर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, द स्किल्स फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ चेंज, और दूसरा क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं उनके लिए वर्ड आया दे। दे मस्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव एवेल्यूएशन सिस्टम। ये सारा कुछ एग्जेक्टिव एवेल्यूएशन के बारे में है। पहला बी फिर डी, और उसमें से हमारा दे हमें मिल गया वो 2 पॉइंट्स कि एग्जेक्टिव्स को कौन से 2 पॉइंट्स पर इवेल्युएट करना चाहिए। एक उनकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए रोल ऑफ चेंज एजेंट वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते, और दूसरा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनकी क्रिएटिविटी कितनी है। ये 2 बातें उसके लिए आ गया दे। तो इसके बाद आएगा सी, दे मस्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। ये 2 पॉइंट्स इवैल्यूएशन सिस्टम का जरूरी हिस्सा होना चाहिए। और लास्ट में बचा ए, और वैसे भी देखें सच अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम, कैसा सिस्टम जिसमें इन दोनों पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए। तो ये आपका सच अ सिस्टम की एक्सप्लेनेशन हो गई। अगर ऐसा सिस्टम अपनाया जाता है, विल हेल्प आइडेंटिफाई and groom executives for position of strategist।
तो इससे पहचानने में और उन्हें डेवलप करने में हेल्प मिलेगी ऐसे ऑफिसर्स को जो कि स्ट्रेटेजिस्ट की पोजीशन संभाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ। इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था, टफ़ होता जाएगा, तो इसमें पॉइंट्स तो 4 ही हैं, लेकिन उनको समझना थोड़ा सा टफ़ था। एक बार मैंने समझा दिया, फिर आपको उनको जोड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा ट्रिक्स की हेल्प से। सो BDCA इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर देख लीजिए BDCA कहाँ है, 4th वन। तो आपने क्वेश्चन पेपर में जो आंसर शीट में मार्क करना होगा तो 4 पर आप टिक लगाएंगे। तो ये थी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ऐसे क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसका एक ज़रूरी हिस्सा होते हैं। तो आप इनको पढ़ने के बाद, सॉल्व एग्जांपल्स देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से करना है। आगे आप जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उसे करें। और फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम या डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल रिप्लाई। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।